हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा, बीपीटी फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई। आज का हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली दिस इज अ सीरीज ऑफ 4 लेक्चर ऑन नर्व मसल्स फिजियोलॉजी। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके रेटिना पर कंटिन्यूसली इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। ये इमेजेस की इन्फॉर्मेशन नर्व फाइबर के थ्रू आपके विजुअल एरिया नंबर 17, 18 एंड 19 तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे नर्व फाइबर में इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है और सेलुलर लेवल पे ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक वी हैव टू लर्न सम बेसिक कंसेप्ट लाइक स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स इन ए लिविंग सेल। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है जिसकी वजह से लिविंग सेल रेस्पॉन्ड करती है तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे साउंड, लाइट, टच, ये सब क्या हुए? स्टिमुलस हुए। एक और टर्म होता है जिसे बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है लिविंग सेल की टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। अगर कोई लिविंग सेल रिस्पॉन्ड कर रही है एक स्टिमुलस के लिए तो ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं हम एक्साइटेबिलिटी। आपने एक और टर्म सुना होगा, पोटेंशियल। एक्चुअली द राइट वर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इट इज़ ए रिलेटिव टर्म्स और इसको किसी दूसरे पॉइंट की रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जब हम लिविंग सेल के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें सेल का पता करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। अगर कोई भी सेल एक अनस्टिमुलेटेड कंडीशन में, मतलब एक सेल है जिस पर कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा, उस टाइम पे उस सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो न्यूरॉन्स का -70 टू -90 मिलीवोल्ट तक वेरी करता है। जो लार्ज डायमीटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिलीवोल्ट होता है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होने के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे आयन चैनल हैं जो एटीपी की हेल्प से सेल के बाहर 3 सोडियम आयन भेजते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर करते हैं। मतलब सेल से 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो एक टाइम पे टोटल नेट डेफिसिट होगा पॉजिटिव आयंस का, मतलब 3 पॉजिटिव आयन सेल के बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन सेल के अंदर कम होंगे। जब पॉजिटिव आयन सेल के अंदर कम होंगे तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप सिर्फ और सिर्फ -4 मिलीवोल्ट तक ही पोटेंशियल को गिरा पाते हैं। इसके अलावा होते हैं पोटेशियम लीकी चैनल जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। रेस्टिंग कंडीशन पे ये चैनल एक्टिवेट होते हैं और इनसे पोटेशियम आयन सेल से बाहर लीक कर रहे होते हैं। पोटेशियम आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी जिसकी वजह से पोटेंशियल और नेगेटिव में चला जाता है। इसके साथ साथ कुछ सोडियम लीकी चैनल्स भी होते हैं जो कि सोडियम आयंस को भी लीक कर रहे होते हैं। ये चैनल भी हेल्पफुल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को -90 मिलीवोल्ट तक लाने में। तो 3 तरह के चैनल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -90 मिलीवोल्ट रखने के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम लीकी चैनल एंड सोडियम लीकी चैनल। अगर कोई सेल रेस्टिंग कंडीशन पे है और उसको स्टिमुलस दिया जाता है, ये स्टिमुलस 3 तरह का हो सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस एंड केमिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे टच, प्रेशर। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हमारे हार्ट में होता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट क्रिएट करता है जिसकी वजह से मसल रिस्पॉन्ड करती है। केमिकल स्टिमुलस साइनेप्स पे होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने के लिए केमिकल रिलीज करती है। तो अगर किसी भी सेल को रेस्टिंग कंडीशन पे उसको स्टिमुलस दिया जाता है, सपोज मैं अपनी फिंगर को ऐसे टच करता हूँ तो ये टच क्या हुआ? मैकेनिकल स्टिमुलस। तो इसकी वजह से सेल पर कुछ मैकेनिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन सोडियम आयन चैनल के एक्टिवेट होने की वजह से सेल के अंदर सोडियम अंदर इन्फ्लक्स होता है, सेल के अंदर सोडियम अंदर जाता है। मैकेनिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हुए जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम अंदर गया, मतलब पॉजिटिव आयन सेल के अंदर अब अंदर जा रहे हैं।
पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट था, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस एंटर हुए हैं तो -90 से सपोज करिए -85 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हमने स्टिमुलस दिया था ये बहुत ही माइन्यूट था। अगर नेक्स्ट टाइम हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा मैकेनिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे। जब सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो -90 से -80 आएगा, -70 आएगा। और अगर स्टिमुलस इतना हैवी है तो पोटेंशियल -60 तक पहुंचेगा। अब -60 तक पोटेंशियल पहुंचने के बाद अचानक से सेल के अंदर बहुत सारे सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं और पोटेंशियल 0 तक पहुंच जाता है। अब जो सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हुए हैं उनको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। इनको वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक्टिवेट होते हैं और जिस वोल्टेज पर, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर ये एक्टिवेट होते हैं उस पोटेंशियल को बोला जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब इन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के एक्टिवेट होने की वजह से सेल के अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, मतलब सेल के अंदर सोडियम आयन की एंट्री होती है। सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो -60 था अब -40 होगा, -10 होगा, 0 हो जाएगा। लार्ज डायमीटर न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं उनमें ओवरशूट करता है पोटेंशियल डिफरेंस और +35 और 40 तक पहुंच जाता है। जब ये +35-40 तक पहुंचता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रुक जाता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता। इसके पीछे इसका रीज़न होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल का स्ट्रक्चर। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें एक एक्टिवेशन गेट होता है और एक इनएक्टिवेशन गेट होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिली वोल्ट होता है, मतलब सेल रेस्टिंग अनस्टिमुलेटेड स्टेज पे होती है, तो एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है, इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचता है, मतलब -60 मिली वोल्ट पर पहुंचता है, तो एक्टिवेशन गेट ओपन होने लगता है। जब एक्टिवेशन गेट ओपन होने लगता है तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर। जब सेल के अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस +35 या 40 तक पहुंच जाता है। लेकिन साथ साथ धीरे धीरे इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो रहा होता है, जिसकी वजह से +35 तक पहुंचते पहुंचते इनएक्टिवेशन गेट कंप्लीटली क्लोज हो जाता है और कोई भी सोडियम आयन अंदर नहीं एंटर कर सकता, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस +35 पर रुक जाता है। अब +35 या 40 मिली वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है उस पर कुछ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं, जिनको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। इनको वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो सेल के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं। जब सेल के अंदर से पॉजिटिव आयंस बाहर निकलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस +35 पहुंचा था वो दोबारा से +20, +10, 0 और माइनस में होता हुआ जाता है और वापस से रेस्टिंग कंडीशन पे आ जाता है, मतलब -90 मिली वोल्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल होते हैं वो कुछ और देर तक ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और माइनस में पहुंच जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन थी उसके बाद हमने कोई स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा। जिस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पोटेंशियल पहुंचने के बाद अचानक से बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हो गए और सेल +35 तक पहुंच गई। जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में थी तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में था, मतलब सेल पोलराइज्ड स्टेट में थी। जब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, मतलब पोलराइजेशन खत्म हो गया, तो इस फेज को बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। इस फेज को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। लेकिन दोबारा से जब पोटेशियम आयन चैनल एक्टिवेट हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंच गया, मतलब -90 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। तो इस फेज को बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन दोबारा से हो गया। लेकिन ये रिसेप्टर, ये चैनल कुछ डिले के बाद क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और नेगेटिव में चला जाता है। इसलिए इस फेज को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन हाइपर स्टेट में। अब थ्रेशोल्ड के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट हुए हैं, इस सारे इवेंट्स को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स ऑफ ए लिविंग सेल टू ए थ्रेशोल्ड और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टिमुलस।
मतलब कोई भी स्टिमुलस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस तक को ले जाता है तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेस्पॉन्स क्रिएट होगा उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इस एक्शन पोटेंशियल के फेज में डीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। अभी तक ये जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रिएट हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे कैसे क्रिएट होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हुए थे तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ था जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। अब ये सोडियम आयन चैनल आगे ट्रेवल करते हैं तो आगे के पोटेंशियल डिफरेंस को -60 तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है। अब फिर और वहाँ के जो सोडियम आयन चैनल हैं वो और आगे जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँचता है और फिर डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन होता है। ऐसे ही पूरी नर्व में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होता रहता है। इसलिए एक्शन पोटेंशियल सारी नर्व में एक साथ ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो आगे एक्शन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है तो वो पूरी नर्व में एक साथ क्रिएट होता है। अब इस एक्शन पोटेंशियल के फेज में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब सेल किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती। इस फेज को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टिव पीरियड भी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब सेल एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन में है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है सेल के अंदर और हम अगर कोई स्टिमुलस देते हैं, चाहे स्टिमुलस को कितनी भी इंटेंसिटी का क्यों ना हो, सेल उस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब सेल रिस्पॉन्ड करेगी स्टिमुलस के लिए, लेकिन वो स्टिमुलस होना चाहिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से भी ज़्यादा, तभी वो सेल रिस्पॉन्ड करेगी। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो होल ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड 1/3 ऑफ द रीपोलराइजेशन के टाइम पे होता है, लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो 2/3 ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। अगर इस टाइम पे हम कोई स्टिमुलस देते हैं तो वो स्टिमुलस होना चाहिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा, तभी वो सेल रिस्पॉन्ड करेगी। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में तो सेल रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है। अभी तक हमने देखा कि कोई भी स्टिमुलस मैकेनिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचता है। जैसे ही पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचता है तो वहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन चैनल का इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर। जब सोडियम आयन चैनल इन्फ्लक्स होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस -60 से +35 या 40 तक पहुँच जाता है। जब +35 तक पहुंचता है तो इसके बाद ये सोडियम आयन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं, जो सेल के अंदर से पोटेशियम आयन को बाहर भेजते हैं। अब सेल के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो सेल के अंदर नेगेटिविटी आती है और दोबारा से सेल अपनी रिपोलराइजेशन की स्टेट पर आ जाता है। जिस आयन चैनल कुछ डिले तक ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन में चला जाता है और सेल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है। यही प्रोसेस सारी नर्व में एक साथ होता है और एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। ये एक्शन पोटेंशियल की फर्स्ट वीडियो थी। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल और नन लॉ, माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर एंड साल्टेटरी कंडक्शन। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर भी देखी है तो उस वीडियो के नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक फर्स्ट वीडियो का दे दिया गया है, आप फर्स्ट वीडियो को ओपन करके उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स देख सकते हैं।